नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में अपन भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव था उस पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद में हम ये जानेंगे कि हिंदुस्तान अर्थात भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले कैसी अर्थव्यवस्था थी, क्या उत्तम अवस्था थी, और अंग्रेज़ों के आने के बाद धीरे धीरे कैसे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पिछड़ती है तथा उसकी स्थिति खराब होती है। तो हम देखते हैं कि जब अंग्रेज़ भारत नहीं आए थे, अर्थात जब अंग्रेज़ों ने भारत को अपना उपनिवेश नहीं बनाया था, उससे पहले भारत के जो व्यापारिक संबंध थे वह दुनिया के कई देशों के साथ थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने भारत को अपना एक उपनिवेश बना लिया तो भारत की आर्थिक हालत जो है वह खराब हो गई, और उपनिवेश बनने के उपरांत हम देखते हैं कि आर्थिक हालत दिनों दिन गर्त की अवस्था में जाती रही। अंग्रेज़ों के आने से पहले हम ये देखते हैं कि भारत जो है वह दुनिया के साथ में, दुनिया के कई देशों के साथ में अपने व्यापारिक संबंध बनाए रखता था। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत के जो व्यापारिक संबंध हैं वह दक्षिणी, पश्चिमी तथा पूर्वी एशिया के साथ में, इसी के साथ में रोम के साथ में भी थे। भारत से कपड़ा, अनाज, धातु आदि जो सामान है वह दुनिया में जाता था, भेजा जाता था। बदले में बाहर से भी सोना और चांदी भारत आता था। अब देखते हैं विदेशों में बने हुए जो सामान थे उसमें भारत में मांग नहीं थी। यदि ऐसा होता तो वहाँ की बनी चीज़ों का भारत भी आयात करता। भारत सिर्फ वहाँ से सोना और चांदी लेकर के आता था। हालात ऐसे भी थे कि भारत में सिर्फ सोना आता था, ठीक है, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं जाता था। संभवतया हम ये देखते हैं, हम कंसेप्ट बनाने के लिए यह समझने का प्रयास करते हैं कि भारत एक उत्तम अवस्था वाला देश था। भारत में सामान्य जो वस्तुएं होती हैं उनका आयात नहीं किया जाता था। यह आयात जो है वह कब प्रारंभ हुआ, तो यह उपनिवेश जब भारत को बनाया गया, एक शब्द आता है उपनिवेश। तो यहाँ थोड़ा सा समझना आवश्यक होता है कि उपनिवेश क्या होता है। तो देखिए, उपनिवेश को हम समझने के लिए आधुनिक इतिहास में यह शब्द आम तौर पर समझने का प्रयास कीजिएगा। आधुनिक इतिहास में यह शब्द आम तौर पर एक देश का दूसरे देश पर सैन्य अधिकार की स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि जब कोई शक्तिशाली देश अन्य किसी देश को आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से अपना अधिकार में कर लेता है, और वह जिस देश पर अधिकार कर लेता है तो वह देश उपनिवेश कहलाता है। तो हम भी भारत की बात करें तो भारत अंग्रेज़ों का एक उपनिवेश था, और जब अंग्रेज़ों ने भारत पर अधिकार किया उस समय हम तात्कालिक भारत की आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। जब अंग्रेज़ों के द्वारा भारत को उपनिवेश बनाया गया, हम उस स्थिति की बात करते हैं 15वीं से 16वीं शताब्दी में। 15वीं से 16वीं शताब्दी में स्पेन के लोगों ने अमेरिका की खोज के बाद अमेरिका में लूटपाट का एक तांडव रचा। अमेरिका से काफ़ी मात्रा में सोना चांदी लूटकर स्वयं के देश में ले गए। इससे यूरोप में हिंदुस्तान के सामान को खरीदने लायक संपन्नता आ गई। पहले यह भी एक इतना धन संपन्न देश नहीं था, लेकिन जब हम देखते हैं कि अमेरिका में लूट से सामान लाने पर इनकी जो आर्थिक स्थिति है वह उत्तम हो गई, इन्होंने हिंदुस्तान से सामान खरीदने लायक संपन्नता आ गई। 15वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल का एक नाविक है जिसका नाम था वास्को डी गामा। 15वीं सदी के मध्य आते आते समुद्री रास्ते से भारत आने का मार्ग ढूंढ निकाला। फिर तो यूरोप के व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिंदुस्तान आने लगे। देखिए, वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत पहुंचा था। कई लंबी यात्रा करने के उपरांत यहाँ पर पहुंचा था, और इसके द्वारा जब ये समुद्री मार्ग से भारत में प्रवेश करेगा और व्यापारिक मार्ग की खोज करेगा, उसके बाद में हम देखेंगे कि कई सारे पुर्तगाली इसके बाद में भी भारत में व्यापार करने के लिए आएंगे। इनके द्वारा जिस समय वास्को डी गामा आया है, इस समय की हम बात करें, यूरोप के व्यापारिक कंपनियां बनाकर दूर दराज के क्षेत्रों में व्यापार करने लग गए थे। देखिए, जब अपनी आर्थिक स्थिति उत्तम होती है उस समय अपने पास में अगर धन संपदा अधिक होती है तो हम अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और यही प्रयास यूरोप के वासियों ने किया। इन्होंने अपनी अलग अलग व्यापारिक कंपनियां बनाई तथा अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार करने लग गए। पुर्तगालियों ने अरब सागर के समुद्री रास्ते पर कुछ नाके स्थापित किए
और वहाँ से आने जाने वाले प्रत्येक जहाज़ से वे चुंगी वसूल करते थे और जो चुंगी नहीं देता उस पर हमला कर देते हैं। यह कब तक चलता रहा? जब अंग्रेजी कंपनियाँ आई और अंग्रेजी कंपनी के जहाज़ों ने तोपों के दम पर, देखिए, अंग्रेजी कंपनियों के जहाज़ों ने तोपों के दम पर समुद्र पर सामाजिक वर्चस्व कायम नहीं कर लिया। तब तक ये पुर्तगाली रहे थे। उसके बाद में जब अंग्रेज आ जाएंगे और पुर्तगालियों की शक्ति जो है वह क्षीण हो जाएगी। 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक अंग्रेज कंपनी हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने वाली सबसे बड़ी यूरोपीय कंपनी बन गई और सूरत बंदरगाह से बीच बीच में मुग़ल साम्राज्य के साथ में कंपनी की लड़ाई भी हुई और लड़ाई में कई बार मुग़ल सेनाओं ने कंपनी को हराया भी था और कंपनी के अधिकारियों द्वारा माफ़ी मांगने पर उन्हें छोड़ भी दिया जाता था। तो एक सामान्य सा प्रक्रम बनाने का, तत्कालीन स्थिति बनाने का प्रयास कर रहा है, जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहले कौन अपने यहाँ पर व्यापार करने के लिए आ रहा है यूरोप से, तो पुर्तगाल आ रहे हैं। लेकिन पुर्तगाली पावरफुल रहेंगे, वह भी चुंगी वसूल करेंगे, पावरफुल रहेंगे, लेकिन जब अंग्रेजी कंपनी आएगी तो पुर्तगाल यहाँ से अपने क्षेत्र में सिमट जाएंगे। और अंग्रेज़ों की, चूँकि हम कहते हैं कि मुग़ल शासन 1707 तक रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वह 1599 में ही आ चुकी थी। तो इसमें टकराव संभव था, दोनों में टकराव होता, मुग़ल कंपनियों में तथा अंग्रेजी सरकार के मध्य। अब हम देखते हैं कि आपस में क्या होता, टकराव होता और एक दूसरे को ये टकराव जो है समाप्त होता और छोड़ दिया जाता। 1717 ईस्वी की बात करते हैं। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सन है 1717। स्थिति समझने का प्रयास करते हुए चल रहे हैं। इतिहास में हम यहाँ तक इस बात से परिचित हैं कि मुग़ल काल के उपरांत जब आधुनिक काल को प्रारंभ माना जाता है तब अंग्रेजी शासन यहाँ पर स्थापित होता है। हम देखते हैं कि 1717 ईस्वी में, इस समय मुग़ल जो शासक हैं 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर हैं। कौन है? 1717 में मुग़ल शासक फर्रुखसियर है। इसने अंग्रेजी कंपनी को एक फरमान दिया जिसमें यह कहा गया कि कंपनी अब मुग़ल सम्राट को सालाना 3000 रुपये देगी। मुग़ल सम्राट को कितने रुपए? 3000 रुपये देगी। इसके एवज में कंपनी सारे देश में बगैर चुंगी दिए व्यापार करेगी। तो चुंगी के कर से बड़ी चतुरता के साथ में अंग्रेज़ों ने स्वयं को मुक्त कर लिया और सालाना कितने रुपए देते थे? 3000 रुपये। इस तरह कंपनी को हिंदुस्तान में अपना व्यापार बढ़ाने का मौका मिला। आने वाले समय में अंग्रेज कंपनी ने लगभग सारी यूरोपीय कंपनियों को, देखिए, आने वाले समय में जब अंग्रेज कंपनी ने लगभग सारी यूरोपीय कंपनी को बंदूक के दम पर देश से मार भगाया। सारी, जैसे हम बात करते हैं पुर्तगाल, डच, डेनमार्क, खूब सारे आए थे पुर्तगालों में। हम यूरोप में हम देखते हैं कि कई सारी जातियां हैं जो व्यापार करने के लिए यहाँ पर आती हैं, लेकिन जो ज़्यादा समय तक और ज़्यादा शोषण करने वाली कंपनी होती है वो अंग्रेज़ों की होती है। तो इन्होंने अपने बंदूक के दम पर अन्य जो कंपनियां थी उनके यहाँ से सारे व्यापार का अपने यहाँ वर्चस्व स्थापित कर लिया और उनको भगा दिया। ठीक है, बंदूक के दम पर भारत के मुग़ल सम्राट तथा बंगाल का जो नवाब था उनको भी दबा दिया और बंगाल में भी व्यापारी कंपनी ने अपना कारोबार जोर ज़बरदस्ती से चालू कर दिया। तो हम पहला क्षेत्र देख रहे हैं, अंग्रेज़ों का जो व्यापार करने वाला पहला क्षेत्र है वह कहाँ पर है? बंगाल में है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब अंग्रेजी कंपनियाँ आएगी तो यहाँ पर अंग्रेजी कंपनियों से तात्पर्य यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी से है मेन रूप से। और जब ये यहाँ पर आएगी तो उस समय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ हमने मुग़ल शासक का देखा कि 3000 रुपये में उसने इनको अधिकार सौंप दिए कि आप जाइए और पूरे देश में आराम से व्यापार कीजिए, आपसे कहीं पे भी किसी भी स्थान पर कोई भी कर नहीं लेगा, चुंगी नहीं लेगा। फिर हम देखते हैं कि कंपनी के आने के बाद में भारत के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है जिसे हम कहते हैं प्लासी का युद्ध या प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में होती है, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय होती है। और विजय के उपरांत कंपनी के लिए यह संभव हो गया कि वह बंगाल में दहशत का राज कर सके, अर्थात बंगाल में अपना व्यापारिक कार्य जो है वो बढ़ा सके। अपनी नई प्राप्त शक्ति के बल पर यहाँ के कारीगरों को कच्चा माल बड़े दामों पर देते थे और उनसे बना हुआ सामान जो है वह 1/4 से भी कम दामों में खरीदते थे। परिणाम यह रहा कि आने वाले 20 वर्षों में तो कारीगर अपना काम छोड़कर यहाँ से भाग गए
और फिर उनकी कमाई इतनी कम हो गई कि वह भूखमरी की कगार पर पहुंच गए। कहाँ तो बंगाल से कोई 90 किस्म का कपड़ा बनकर यूरोप के बाज़ारों में जाता था और 18वीं सदी के अंत में हम देखते हैं बंगाल का लगभग सारा का सारा कपड़ा उद्योग ही नष्ट हो गया। तो यहाँ हम नकारात्मक प्रभाव देख रहे हैं। हम कंसेप्ट बनाएंगे कि अंग्रेज़ों के आने के उपरांत भारतीय उद्योग जो है वह नष्ट हो रहे हैं। कहाँ 90 किस्म का बंगाल में कपड़ा बनता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सारा उद्योग जो है वो नष्ट हो रहा था। कारण क्या है? कारण यह है कि कच्चा माल तो बड़े दाम पर मिलता है और पक्का बनाया हुआ उनका जो माल है वह 1/4 से भी कम दामों में अंग्रेज़ खरीदते हैं। फिर हम देखते हैं लोग यहाँ तक मानने लगे थे कि अंग्रेज़ कंपनी ने ढाका में मलमल की साड़ी को बनाने वाले कारीगरों के अंगूठे तक कटवा डाले। ये कितना उनका आर्थिक शोषण है, क्योंकि उस समय की जो मलमल की साड़ी थी वह इतनी फेमस थी कि वह पूरी की पूरी साड़ी एक चूड़ी में से निकल जाती थी। इस कारण उन्होंने जो ऐसी साड़ी बना सके उन लोगों का अंगूठा ही काट दिया था। अब यह कारीगरों की हम देखते हैं कि बनाई हुई जो साड़ी है वह इतनी महीन होती कि उसे अंगूठी में से भी निकाल सकते थे। तो अंग्रेज़ों के द्वारा उनका शोषण किया गया और उन कंपनी के हाथों हम देखते हैं कि गरीब जुलाहों को अनेक कष्ट, अनेक उत्पीड़न मिले थे। अंग्रेज़ों द्वारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया था उसे हम अब देखते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले उस समय के यूरोप की तुलना में उन्नत और समृद्ध था। भारत उन्नत है बनिस्बत यूरोप के, लेकिन अंग्रेज़ों के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने इस देश में इस तरीके से शोषण किया कि सारी यहाँ की जो समृद्ध अर्थव्यवस्था थी वह टूट गई। देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गया और शोषण के लिए अंग्रेज़ों ने भी कई सारे तरीके अपनाए। जैसे हम सबसे पहले जिस तरीके की बात करेंगे वह है प्रत्यक्ष लूट मार। अंग्रेज़ों के द्वारा व्यापार के नाम पर प्रत्यक्ष लूट मार की गई। इस स्थान पर उनके द्वारा कंपनी के एजेंट, किसानों, व्यापारियों आदि को ज़बरदस्ती 1/4 कीमत दे करके उनका माल और उत्पादन जो है वो हड़प लेते थे। किसानों आदि के साथ मारपीट करते। 1 रुपये की चीज़ को वह 5 रुपये में यहाँ पर बेचते। जो कंपनी की अनुचित मांगों को नामंजूर करता उन्हें या तो कोड़े मारे जाते या उनको कैद में रखा जाता। तो ये प्रत्यक्ष लूट मार की नीति है अंग्रेज़ों की। जब मीर कासिम ने कंपनी गवर्नर को 1762 ईस्वी में इस आशय का पत्र लिख करके विरोध किया, परंतु प्रभाव क्या पड़ा? कुछ नहीं। दूसरी नीति अंग्रेज़ों की आती है जो आर्थिक शोषण की नीति है, वह नीति है मालगुजारी। मालगुजारी हम कह सकते हैं कि शोषण का ये दूसरा रूप है। शोषण का यह दूसरा रूप है। कंपनी द्वारा वसूल की जाने वाली मालगुजारी किसानों को लूटने का एक सीधा तरीका था। इसमें कंपनी के अधिकारी मनमाने ढंग से किसानों से मालगुजारी वसूल करते थे। परिणाम यह हुआ कि किसानों ने खेती करनी बंद कर दी। इससे किसानों के खेत भी उजड़ गए। हमने जो प्रत्यक्ष लूट मार की नीति है उसके तहत हमने देखा कि उनके उद्योग धंधे नष्ट हो गए। कारण क्या था? कारण यह था कि कच्चा माल बहुत महंगे दामों में उनको बेचा जाता था और उनसे तैयार माल जो है वो बहुत ही 1/4 से भी कम दाम में खरीदा जाता था। इस कारण उन्होंने उद्योग करना ही बंद कर दिए। दूसरा, हम मालगुजारी में ले रहे हैं तो यहाँ पर किसानों की स्थिति के बारे में बताया है कि इसमें इतना ज़्यादा मनमाने ढंग से मालगुजारी कर लेते थे जिसके कारण किसानों ने खेती करना ही बंद कर दिया, जिससे खेत उजड़ गए। एक अंग्रेज़ अधिकारी हैं, उन्होंने तो ये भी कहा था, बीते दिनों में बंगाल के गांव विभिन्न जातियों के लोगों से भरे पड़े थे। पूर्व में वाणिज्य, धन संपदा और उद्योग के भंडार थे, लेकिन हमारे कुशासन के 20 वर्षों में ही इन गांवों के बहुत सारे हिस्सों को बंजर बना दिया। खेतों में अब खेती नहीं की जाती, किसान लूट चुके हैं और औद्योगिक निर्माताओं का भी दमन किया जा चुका है। स्वयं अंग्रेज अधिकारी ये बात कह रहा है कि हमने इतनी अच्छी मालगुजारी की है यहाँ पे कि यहाँ की जो भूमि है वह बंजर भूमि में परिणित हो गई है। अगला कारण हम देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने देश को लूटा, इन्होंने आर्थिक दृष्टि से शोषण किया। तीसरा हमारा पॉइंट आता है एक तरफा मुक्त व्यापार नीति। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। एक तरफा मुक्त
व्यापार नीति। इंग्लैंड अपने कारखानों में बनी वस्तुओं को भारतीय बाजार में बेचना चाहता था, लेकिन यह भारतीय वस्तुओं की तुलना में घटिया होने के कारण संभव नहीं था, क्योंकि भारत एक आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश था और यहाँ का जो तैयार माल था वह बहुत ही उत्तम क्वालिटी का होता था। अब अंग्रेज चाहते हैं कि हमारा जो माल है भारतीय बाज़ार में बिके, लेकिन क्वालिटी के आधार पर हम देखें तो वहाँ का माल जो घटिया है तो भारतीय बाज़ार में बिकना संभव नहीं था। इसलिए इन्होंने क्या किया कि भारतीय उद्योगों को जानबूझ करके नष्ट कर दिया। इस काल में मुक्त व्यापार की एक तरफा नीति अपनाई गई, जिसके अंतर्गत इंग्लैंड में भारत के बने सूती वस्त्रों के आयात पर भारी शुल्क लगा दिया, ताकि कोई भी भारत से बना हुआ माल खरीद नहीं सके, क्योंकि आयात शुल्क अगर अधिक रहेगा तो भारतीय माल को खरीदा नहीं जाएगा, जबकि भारत द्वारा इंग्लैंड से आयात पर किसी तरह का कोई शुल्क ही नहीं है। अगर भारत चाहता है कि वो इंग्लैंड से कोई सामान खरीदे तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर कोई इंग्लैंड वासी चाहता है कि भारतीय सामान खरीदे तो बहुत ही भारी मात्रा में कर लगाया। स्टार्टिंग में उन्होंने कर लगाया, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, उसे मुक्त ही कर दिया। तात्पर्य यह है कि कोई खरीद भी नहीं सकता, बैन लगा दिया। नेक्स्ट हम अगला देखते हैं, अंग्रेज़ों का जो आर्थिक शोषण है, अंग्रेज़ों की आर्थिक शोषण की नीति है वह है धन का निष्कासन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा और इसे राइट डाउन भी करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो धन का निष्कासन है, जिसे हम कह सकते हैं संपत्ति का निकास, कराधान के द्वारा एकत्रित राशि मुनाफे के रूप में एकत्रित संपत्ति को अंग्रेज अपने देश में ले जाते रहे, इसका इस्तेमाल अपने देश में करते। इससे अपने देश की संपत्ति का निकास इंग्लैंड के लिए होता गया, जिससे भारत में अपनी ही संपत्ति का लाभ अपने देशवासियों को नहीं मिला। तो धन निष्कासन का जो सिद्धांत है सर्वप्रथम देने वाले कौन हैं, तो ये फोटो देखिए, दादा भाई नौरोजी हैं। इन्होंने ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की तीखी आलोचना की और सबसे पहले इन्होंने धन निष्कासन का या संपत्ति के निकास का विरोध करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, यह हैं दादा भाई नौरोजी। इनके द्वारा बहुत खुल करके विरोध किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि संपत्ति का जो निष्कासन हुआ था, इतिहासकारों का मत है कि यदि ऐसा न हुआ होता तो आज यूरोप और अमेरिका इतने विकसित नहीं होते। तात्पर्य यह है कि भारत के विकसित अर्थतंत्र के पतन का मुख्य कारण धन का निष्कासन है, संपत्ति का निकास है। अगला कारण हम देखते हैं कानून। अब कानून बनाकर उन्होंने आर्थिक शोषण किया। देखिए कानून कैसे बनाए। 17वीं शताब्दी के अंत में बड़ी मात्रा में सस्ते तथा बढ़िया कपड़े का इंग्लैंड में आयात हुआ। ये कपड़े लोगों को इतने पसंद आए कि कपड़ों के इंग्लैंड के उत्पादक गंभीर रूप से डर गए और 1700 से लेकर के 1712 ईस्वी में पार्लियामेंट में कुछ खास कपड़ों को छोड़कर बाकी के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी। देखो इन्होंने पहले एक तरफा मुक्त व्यापार नीति अपनाई, जिसमें इन्होंने आयात कर को इतना अधिक बढ़ाया कि सामान्य व्यक्ति उसे ना खरीद पाए। लेकिन जब लोगों को खरीदा हुआ कपड़ा भारतीयों का बहुत ही अधिक पसंद आया, तब इन्होंने क्या किया कि कुछ कपड़ों को छोड़कर पूरी तरीके से बाकी सभी कपड़ों पर बैन लगा दिया, इस्तेमाल पर पूरी तरह से इन्होंने रोक लगा दी। इस प्रकार नए नए तरीके अपना करके इन्होंने भारत का आर्थिक शोषण किया। और अंतिम हम देखते हैं औद्योगिकरण विरुद्ध नीति। औद्योगिकरण विरुद्ध नीति की बात करते हैं तो देखिए अंग्रेज पूंजीपति भारत में औद्योगिकरण के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने वहाँ केवल वही उद्योग स्थापित किया जिसकी स्थापना करने से वहाँ पर भौगोलिक रूप से या तो उनकी मजबूरी थी, जैसे कि जूट उद्योग है। हम कहते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में सबसे पहले ट्रेन लाई गई। कारण यही था कि वह चाहते थे कि आवागमन या फिर कच्चे माल की अधिक से अधिक आपूर्ति यहाँ पर की जाए, और उसके लिए उन्होंने रेलवे का भारत में विकास किया। उद्योगों में हम देखते हैं जूट उद्योग का विकास किया। से सारे जो उद्योग थे वह अपने ही देश में स्थापित किए। कच्चा माल यहाँ से वह इंग्लैंड ले जाया करते थे और निर्मित माल, तैयार माल, बना बनाया माल हिंदुस्तान के बाज़ारों में बेचते थे। इससे भारत के जो उद्योगपति थे वह प्रतियोगिता में नहीं ठहर सके और वह बर्बाद हो गए। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि बंगाल में
जूट उद्योग की स्थापना की गई। बागान उद्योगों में चाय है, कहवा, नील उद्योगों का विकास हुआ। जिन क्षेत्रों में खनिज संपत्ति बड़ी मात्रा में थी वहाँ पर भी उद्योगों की स्थापना नहीं की गई, बल्कि वहाँ से खनिज वस्तुओं को स्वदेश ले जाया करते थे। और ये कार्य सुविधा से हो इसलिए देश के भीतरी हिस्सों और बंदरगाहों को उन्होंने सड़क और रेलों से जोड़ा था। उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि वह अपने भारत में सड़कों का निर्माण करवा रहे हैं या फिर रेलों का निर्माण करवा रहे हैं। इसके पीछे उनका खुद का निजी आर्थिक हित था। यहाँ हमने कुछ पॉइंट देखे कि आर्थिक शोषण के लिए उन्होंने क्या क्या नीतियाँ अपनाई। अब हम देखते हैं कि 19वीं सदी में यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति होती है तो भारत की अर्थव्यवस्था को वह कैसे प्रभावित करती है। देखिए, आर्थिक प्रभाव हमें देखना है अंग्रेज़ों के समय में। तो जब अंग्रेज़ों की हम देखते हैं कि 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति होगी यूरोप में, तो भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। कैसे होगी? तो देखिए, 19वीं सदी में यूरोप में, विशेषकर इंग्लैंड में हुई थी, औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ था। अब वहाँ मशीनों से सामान बनाया जाने लगा और मशीनी सामान गुणवत्ता हाथ से बनी हुई वस्तु से श्रेष्ठ होती थी, क्योंकि उसमें सफाई होती थी। साथ ही उनके दाम भी कम होते थे, क्योंकि जब हाथ से कोई चीज़ बनाई जाती उसमें समय भी अधिक लगता और व्यक्ति भी अधिक लगते थे। लेकिन जब मशीनीकरण हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ, तब कुछ ही समय में अधिक माल तैयार मिलने से दामों में कमी हो गई। ऐसी स्थिति में हम यह देखते हैं कि ऐसी स्थिति में हाथ से जो बनी हुई वस्तुएं थी उनकी मांग जो है बाज़ार में कम होने लगी। परिणाम यह हुआ कि हाथ से काम करने वाले जो कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, बेरोजगार हो गए। इस तरह हम देखते हैं कि बंगाल एवं भारत के अन्य क्षेत्रों में अनेक हस्तशिल्प उद्योग खत्म हो गए। तो किस कारण हुए थे? क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब ये हस्तशिल्प समाप्त हो जाएंगे तो इतिहासकारों ने इस कंसेप्ट को विऔद्योगिकीकरण कहा है। क्या कहा है? विऔद्योगिकीकरण, अर्थात भारतीय परंपरागत उद्योगों का नष्ट होने की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ हो गई। बम्बई तथा कलकत्ता में 1780 के दशक में व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में विकसित होने लगे और ये पुरानी व्यापारिक व्यवस्था के पतन और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विकास का समय कहलाता है। कौन सा? 1780 का जो दशक है। और औद्योगिकीकरण जब वहाँ पर हो रहा है इंग्लैंड में, तब यहाँ पर जो विऔद्योगिकीकरण की परंपरा को प्रारंभ माना गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मछलीपट्टनम का भी विकास होता है। मछलीपट्टनम की हम बात करें तो 17वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ है। 18वीं सदी के आखिर में जब व्यापार बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में नए ब्रिटिश बंदरगाहों पर केंद्रित होने लगा तो इसका फिर महत्व जो है कम हो गया। तो यहाँ हमने कुछ औद्योगिकीकरण के परिणाम भारत में देखे, प्लस हमने देखा कि किस तरीके से अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण किया गया। तो यही हम विराम लेंगे। आप इस धन के निष्कासन को, एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति को, कानून निर्माण की नीति को, प्रत्यक्ष लूट मार की नीति को समझने का प्रयास करें और देखें कि क्या कंडीशन थी जिसके लिए अंग्रेज़ों ने भारत में कुछ व्यापार उद्योग स्थापित किए और किस तरीके से उन्होंने आर्थिक शोषण किया। थैंक यू।